तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी और आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आपने रखी है। अभी तक सब कुछ आप कर रहे हो, तैयारी अच्छी चल रही है। मेरे सारे वन शॉट्स चले हुए हैं, मैराथन वगैरह आ जाएगा, उसका लोड नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन डला हुआ है, सब कुछ जो तुमने मांगा है वो मैंने दिया है। अभी तक का 2 डोजेस मैंने आपको दे दिए एज अ रिविजन, जिसमें हम या तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या तो टेक्निकल टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। आपकी मदद हो जाएगी सर कम समय के अंदर क्वालिटी कंटेंट टू द पॉइंट बात पूरा मॉड्यूल लैंग्वेज को कवर अप करते हुए हम मिनी डोजेस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसका नाम है, पहला तो सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, बेहद इंपॉर्टेंट तुम जानते हो, और दूसरा प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको आपने अभी तक बहुत प्यार दिया और बच्चों की टेक्निकल ये जो टॉपिक था ये बहुत अब उनका कॉन्फिडेंस इस पे डेवलप हो चुका है। चलिए सर आज स्टार्ट करते हैं। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का छोटा सा टॉपिक है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है ना, छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका। इंस्टीट्यूट या तो जो है डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है 6 नंबर का यहां से एग्जाम में, या फिर इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए ना वहां से इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड सवाल पूछा करता है। तो समझते हैं एक बार बात के ऊपर, ओवरव्यू तुमको थोड़ा माइंड मैप देता हूं ताकि तुमको समझ में आएगा हम पढ़ने क्या वाले। समझना, यूनिट 3 का जो हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट 3, जिसका नाम है सर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जहां बात होती है 4 मेजर टॉपिक्स की। पहला है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जहां पे हम 3 पॉइंट्स को पढ़ते हैं, माइनर का पॉइंट जिसमें 15 पॉइंट है, दूसरा सर साउंड माइंड, और तीसरा हो गया हमारा डिस्क्वालिफाइड पर्सन। फिर आता है एक टॉपिक हमारा फ्री कंसेंट, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये हमारा टॉपिक आएगा सर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन के अंदर। एक टॉपिक आने वाला है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो अभी हमारा ये मिनी डोज में कवर अप होने वाला है। और एक और टॉपिक आता है यूनिट 3 में, जिसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट्स कह लो या एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट्स कह लो, जिसपे हमको चर्चा करनी होती है कि भैया एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज, आप शादी करने से नहीं रोक सकते, लीगल प्रोसीडिंग्स हो गया, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड, वेजरिंग एग्रीमेंट वगैरह हो गया, ये सारे पॉइंटर्स यहां पे कवर अप होते हैं। अब सर ये जो तीसरा टॉपिक है ना लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, इसके खुद के अंदर 6 पॉइंट्स है। मतलब ये बात किस चीज की करता है, ये सेक्शन 23 के तहत बोलता है कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो ना, उस एग्रीमेंट में या तो कोई चीज अगर आप कोई कंसीडरेशन दे रहे हो वो अनलॉफुल हुआ तो भैया मामला बिगड़ जाएगा, अगर आपका इरादा अनलॉफुल है तो मामला बिगड़ जाएगा। जैसे कि बोला जा रहा है सेक्शन 23 के तहत साफ साफ ये बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट्स या फिर देखो जहां पे कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स लॉफुल है ना, कहां पे कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, तो सेक्शन 23 के तहत बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में कंसीडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो अनलॉफुल होता है। ऐसे हमारे पास 6 पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट सर हमारा 6वां पॉइंट है ना, ये हमको बेसिकली कवर अप करना है। 6th पॉइंट के अंदर अपने आप में 9 पॉइंट्स है, और ये वाला वीडियो, ये वाला मिनी डोज आपको स्पेसिफिकली मैं देने वाला हूं व्हेन कंसीडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो जो पॉइंटर्स हैं, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस चैम्पर्टी, जिन बच्चों को तकलीफ आती है सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। सुनते जाओ मेरी बात को ध्यान से। सर मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं पहले कि कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर फॉरबिडन बाय लॉ है कि भैया आप शादी नहीं कर सकते जब तक आप क्या कहते हैं मेजर, मतलब मेजर तो नहीं सर, शादी की उम्र 21 है वैसे, है ना। मैं आप लोगों को बता दूं तो लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 रखी गई है, तो एक माइनर शादी वगैरह नहीं कर सकता, फॉरबिडन बाय लॉ है। दहेज प्रथा फॉरबिडन है ना। जहां कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसे नेचर का है कि अगर उसको परमिट कर दिया तो ये लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देगा। जैसे कि मिस्टर राहुल को मना किया गया आप प्रॉपर्टी मत खरीदना, राहुल बोलता है अपने दोस्त पीयूष को, ए भाई पीयूष तू प्रॉपर्टी मेरे नाम पे मत देख, मेरे को तो मना किया गया है, सरकार ने मना किया है, मैं प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। पीयूष तू एक काम कर, तू प्रॉपर्टी ले ले और मुझे बाद में ट्रांसफर कर देना। मतलब लॉ का प्रोविजन डिफीट हो रहा है ना, हाँ ये अलाउड नहीं है। जहां पे ये चीज फ्रॉडुलेंट है कि ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया हम लूटते हैं मिस्टर सी को फ्रॉड करके, जो पैसा आएगा बांट लेंगे, ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं। ये वो पॉइंटर्स है जहां पे बात हो रही है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन में। स्पेसिफिकली ये 6 पॉइंट्स को बोला गया है क्योंकि या तो ऑब्जेक्ट यहां पे इलीगल है या तो कंसीडरेशन यहां पे सही नहीं है, इसी कारण से ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे इट कॉजेस इंजरी, जैसे कॉपीराइट वगैरह करना। भैया मेरी बुक है, मेरी बुक बिना परमिशन के आप लोग अपने ऐप में बांट रहे हो, आप लोग भैया स्टूडेंट्स ग्रुप में बांट रहे हो बिना मेरे परमिशन के, कॉपीराइट लगाया जा सकता है। फिर आता है जहां पे कंसीडरेशन इमोरल है कि भैया जहां पे आपको याद होगा कि भैया मिस्टर एक्स बोलता है मैडम जी को, मैडम आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बदले
बदले में 10 लाख रुपए भी दूंगा। मतलब यार नैतिकता भी तो कोई चीज है, इंसानियत भी तो कोई चीज है, इमोरलिटी पे बात हो रही है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं सर, इलीगल होते हैं और लीगैलिटी के मिसिंग होने के कारण ये एग्रीमेंट नहीं हो सकते। अब इसी के अंदर एक छठवां पॉइंट आता है जो बात करता है जहां पे कंसीडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जिसके तहत हमको 9 पॉइंट्स कवर अप करने हैं। ये कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और क्या चर्चा होती है सर, समझते हैं एक बार बात को। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग, है ना, एकदम ध्यान देना, मेरी तरफ एकदम अटेंशन रखना, वरना कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। देखो मैंने बोला कि पब्लिक पॉलिसी जो होता है ना, इसको हम वाइडर टर्म दे सकते हैं या फिर नैरो टर्म दे सकते हैं। मतलब आप इसका स्कोप बहुत बड़ा भी कर सकते हो, आप नैरो भी कर सकते हो। लेकिन पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपली मीनिंग होता है कि व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल। अरे आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो क्या वो सोसाइटी के फायदे के लिए है, क्या वो उसका सोसाइटी में हित है, क्या उससे फायदा सोसाइटी को हो रहा है। कि भैया आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि जिससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, जिसमें हम रहते हैं उस सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, मतलब व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल, ये कहलाता है पब्लिक पॉलिसी। मतलब अगर आप कोई भी चीज करते हो अगेंस्ट द सोसाइटी तो वो वॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो वॉइड कहलाएगा। आपने कुछ भी किया जो अगेंस्ट द सोसाइटी जाके आप कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है सर, वॉइड कहलाता है। तो इन द नेम ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए बोला गया फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया है। हर चीज कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी अलाउड है यार, कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उसमें सोसाइटी का फायदा, कि भैया बात हो रही है चल मैं और तू सिगरेट बनाते हैं, है ना, सिगरेट को हम दोनों ही बनाएंगे और सोसाइटी में बेचेंगे और इलीगल तरीके से बेचेंगे, जो चीज गैर कानूनी है वो चीज हम करेंगे, या हम ड्रग्स बनाते हैं जो चीज गैर कानूनी है। आप अगर सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई भी काम करते हो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के तहत आएगा और वो क्या कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो बोला गया फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने रोक दिया है ना, सोसाइटी के भले के लिए। हमने कुछ केसेस को ऐसा स्पेसिफिकली बोला है कि आप ये नहीं कर सकते, क्यों, सोसाइटी का इसमें भला नहीं है। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर किसी को फ्रीडम है, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी का उसमें भला नहीं होने वाला है, और वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, और हेंस इसीलिए वो वॉइड कहलाते हैं। सम ऑफ द एग्रीमेंट्स जो हेल्ड टू बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी हैं वो कौन कौन से हैं, ऐसे हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट बात करता है ट्रेडिंग विद एनिमी, फिर आता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, फिर आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पटी, फिर आता है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, फिर एक पॉइंट आएगा एग्रीमेंट रिलेटिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हो। मैरिज ब्रोकरेज का एग्रीमेंट, इंटरफेरेंस जस्टिस के साथ करना, इंटरेस्ट लेना अगेंस्ट आपकी ड्यूटी में, कंसीडरेशन अनलॉफुल है पार्ट में। तो ये 9 पॉइंट्स हमको कंसीडर करना है, ये 9 के 9 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में सवाल आया था, बोला गया कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, राइट एनी 6 नंबर के लिए एनी 6 पॉइंट्स आपको लिख के आना था, और इंस्टीट्यूट ने अलग अलग से भी यहां पे सवाल पूछे हैं, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं चर्चा को। सबसे पहला पॉइंट बोलता है ट्रेडिंग विद एनिमी। ओ भाई, दुश्मन के साथ डील करना मना है। सर ये दुश्मन एनिमी मतलब जैसा कि आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में ही पढ़ा था। अब भैया कंपनी जो होता है वो दोस्त है कि दुश्मन, हम कैसे पता करें, हम देखते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसके पास है। कंपनी रजिस्टर तो यूके में है लेकिन जर्मन के लोग उसको संभाल रहे हैं। याद है ना केस स्टडी का नाम क्या था, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, टाइम डाल के। तो समझना बात को, ट्रेडिंग विद एनिमी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया हमारे देश के दुश्मन के साथ, गद्दारों के साथ तुम लोगों को काम नहीं करना है। मतलब हमारे देश का जो दुश्मन है ना, उनको उनके जगह पे रहने दो, हम अपना खुश वो अपना खुश, हमको उनके साथ डील करना ही नहीं। देश का दुश्मन तो भैया तुम्हारा दुश्मन, अगर देश का दोस्त तो तुम्हारा दोस्त। इंडिया और भैया जापान में झगड़ा चल रहा है, आप और जापान वाले काम नहीं कर सकते। सर वॉर हो गया है, मतलब आप स्पेसिफिकली ये कहना चाहते हो, करेक्ट। हमारा भैया झगड़ा चल रहा है तो बोला गया कोई भी ट्रेड करना है एक ऐसे पर्सन के साथ जो एलिगेंस रखता है, मतलब कि बिलोंग करता है एक ऐसे गवर्नमेंट को जो वॉर में है इंडिया के साथ। समझना, सेंटेंस फ्रेमिंग को समझ लो, लॉ की लैंग्वेज को समझना। आपने ट्रेड किया एक ऐसे इंसान के साथ जो एलिगेंस रखता है, मतलब बिलोंग करता है एक ऐसी सरकार को जो एट वॉर है, इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी में है। उस इंसान के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है बिना लाइसेंस लिए। मतलब सर लाइसेंस लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेड किया जा सकता है, हाँ,
लेकिन बिना लाइसेंस लिए अगर आपने काम किया, विदाउट द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। कारण क्या है कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, सोसाइटी का इसमें भला नहीं होने वाला है। अच्छा, तो हियर एग्रीमेंट टू ट्रेड ऑफेंड करता है अगेंस्ट, मतलब ये भैया क्यों आपको मना किया गया है? ये इसलिए मना किया जा रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जो होता है ना, ये ऑफेंड करता है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बाय टेंडिंग टू प्रिजुडाइज, मतलब ये हार्म करता है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब वेलफेयर ऑफ द स्टेट को ये हार्म करता है इन टाइम्स ऑफ वॉर। जब झगड़ा चल रहा होता है और आप उसके साथ डील करते हो तो हमारे भैया स्टेट का ना यहां पे हार्म हो रहा है, आप अगर उसके साथ ट्रेड कंटिन्यू करते हो तो। लेकिन सर अगर कोई एग्रीमेंट हमारा ऑलरेडी बन गया है और उसके बाद बनने के बाद वॉर हो गया तो आप या तो उसको अभी रोक दो, जब तक दोनों देशों में वॉर चलेगा आप वो एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करोगे, या तो वो एग्रीमेंट को आप कंप्लीटली खारिज कर दो, कंप्लीटली क्या करो सर, कैंसिल कर दो। और यहां पे पोपट लाल आ जाएगा, कैंसिल 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 बोल के भैया एग्रीमेंट कंप्लीटली कैंसिल कर देगा। एग्जांपल देखो, इंडिया ने वॉर लाइक सिचुएशन में एंटर कर लिया चाइना के साथ में, तो मिस्टर ए है उसने एंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट में चाइना के साथ कि मैं इंपोर्ट ऑफ टॉयज कराऊंगा, मैं भैया चाइना से टॉयज जो है इंपोर्ट करवाऊंगा इंडिया में। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि चाइना एक एलियन एनिमी बन गया। जो हमारे देश का दुश्मन वो एलियन एनिमी कहलाएगा, जो हमारे देश का दोस्त वो एलियन फ्रेंड कहलाता है। बढ़िया सर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड है ना बिफोर सच वॉर, अगर ऐसा बिफोर वॉर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि इंडिया वाला व्यक्ति चाइना को बोलता है आप इंपोर्ट करना, हमको टॉयज भेजना, हम जो है इंपोर्ट कराएंगे इंडिया में, तो अगर वॉर के पहले ऐसा हुआ है तो बोला जा रहा है कि इसको आप सस्पेंड कर सकते हो, मतलब टेम्पररीली आप इसको स्टॉप कर सकते हो, या तो आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो, मतलब आप इसको कंप्लीटली चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइक इंडिया ने भैया सोचा कि भैया ये टिकटॉक जैसे एप्स है, पबजी जैसे एप्स है, ये इंडिया का जो क्या कहते हैं क्रूशियल इंफॉर्मेशन है कस्टमर से लेता है, हर चीज अलाउ 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 कर दो, और अलाउ करने के बाद में भैया अपने देश को हमारी जानकारी बेच रहा है, तो हमारे दुश्मन के देश में भैया हमारे इंफॉर्मेशन लीक हो रहे हैं। इसीलिए इंडिया ने क्या किया, पबजी जैसा टिकटॉक जैसे एप्स है ना, इनको कंप्लीटली बैन कर दिया, क्योंकि ये इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है कंट्री के, ये भैया शेयर कर रहा था दूसरी कंट्रीज के साथ में, और इसीलिए इनका कंप्लीटली क्या किया गया सर, इनका जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो ये ऐप था, इस ऐप को बैन कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट करने के तहत बोला गया कि भैया आप लोग जो है डिसॉल्व, आप लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप लोगों का ऐप यहां इंडिया में चलेगा ही नहीं। आया सर समझ में? पहला पॉइंट था ट्रेडिंग विद एनिमी, और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाता है। डन है सर, पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। दूसरा और तीसरा पॉइंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बच्चों को टेक्निकल यही पॉइंट लगते हैं, बहुत आसान है समझना। दूसरा पॉइंट बात करता है सर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग का मतलब होता है स्टॉप करना, स्टॉपिंग। स्टिफलिंग का मतलब होता है स्टॉप करना, स्टॉप करना, और प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग। तो भैया आप कानूनी कार्रवाई को रोक रहे हो, यह कहलाएगा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। यहां पे क्या हो रहा है भैया, स्टॉपिंग या फिर सप्रेसिंग अ क्रिमिनल केस बाय प्राइवेट अरेंजमेंट। ए और बी ने आपस में साठ गांठ कर लिया, ए ने बोला देख भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूं, मेरे पे केस मत कर प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। तो यहां पे दिस इज कॉल्ड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, या तूने जो मेरे पे केस किया है ना वो केस को कंप्लीटली बैन कर दे, मतलब ले ले, वापस ले ले, तू चलते हुए केस को रोक रहा है, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में जज साहब, ये हमारे भैया वाशी जी आगे कह रहे हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप लोगों को ये लाइन याद रहनी चाहिए। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में क्या हो रहा है, जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को रोक दिया जा रहा है कंप्लीटली, कुछ ले दे के, कि भैया आपस में सेटल कर रहे हैं, प्राइवेटली अरेंजमेंट कर रहे हैं, पार्टीज आपस में कुछ ले रही है दे रही है, और भैया जो चलती हुई कार्रवाई है इसको रोक रहे हैं। तो बोला गया यहां पे एक एग्रीमेंट टू स्टिफल मतलब कि स्टॉप करना, प्रोसिक्यूशन मतलब कि लीगल प्रोसीडिंग, है ना। एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे प्रेजेंट लिखा है, प्रिवेंट होना चाहिए था, है ना। एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट, जिसमें आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो प्रोसीडिंग जो ऑलरेडी भैया इंस्टीट्यूट हो गया है, मतलब कि चलती हुई कार्रवाई को आप रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, है ना, फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। सर ये लाइन एग्जांपल लिख पाओगे क्या? अगर लिख पाओगे ना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये समझ लेना। आप ऐसी प्रोसीडिंग्स को रोक रहे हो जो इंस्टीट्यूट हो गया है, मतलब स्टार्ट हो गया है, फ्रॉम रनिंग, चलते हुए को आप रोक रहे हो, रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। आप कोई फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, फोर्स का मतलब पैसों का फोर्स दे रहे हो, आप कोई धमकी वमकी दे रहे हो। यूजिंग फोर्स मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। यह माना गया है टेंड्स टू बी परवेसिव, मतलब ये मिसयूज कहलाएगा या फिर अब्यूज ऑफ जस्टिस कहलाएगा। ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाता है। ये मिसयूज है, जस्टिस के साथ खेलना हो गया भैया। आप जस्टिस को
को कार्रवाई को रोक रहे हो तो ये मिसयूज कहलाएगा और इसीलिए ऐसा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। अरे भैया क्राइम मास्टर गोगो थोड़ी है कि गोटियों के साथ खेलोगे तुम। तो यहां पे प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी इंसान, वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी, मतलब कि क्राइम के साथ खेलना नहीं चाहिए कि भाई आप क्राइम के साथ खेल रहे हो, क्राइम मास्टर गोगो खेल सकता है, आप नहीं खेल सकते। तो बोला गया किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करना ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस, मतलब कि क्राइम जो अफेक्ट करता है सोसाइटी को, ये इलीगल कहलाता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाता है और इसीलिए ये क्या कहला रहा है सर, ये वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएगा। डन है सर। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का तो मतलब समझ में आ गया। अब मैं तुमको कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं। पहला पॉइंट मैं तुमको बताता हूं कि ऑफेंस जो होता है ना, ऑफेंस की बात करते हैं, ऑफेंस को समझना। देखो ऑफेंस ना दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया हमारा कंपाउंडेबल और एक हो गया हमारा अनकंपाउंडेबल। समझना इस चीज को, आराम से समझना। देखो यहीं पर टेक्निकलिटी आती है, यही बच्चों को समझ नहीं आता है कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो सरकार ने साफ साफ बोला है कि भैया ये जो ऑफेंस है ना, ये ऑफेंस तो मतलब नॉमिनल है, माइनर है, इजी टू डू है, मतलब कि भाई हो जाता है। किसी को थप्पड़ लगा दिया, अब आपने किसी को झापड़ मार दिया, आपने बोला सो सॉरी यार 10,000 रुपए ले ले प्लीज, मेरे पे केस वेस मत कर, या जाने देना यार, बात को खत्म कर, माइनर चीज है। गाड़ी ठुक गई भैया, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, आप बोल रहे हो यार मैं तेरी गाड़ी रिपेयर करवा देता हूं ना, तू केस वेस क्यों कर रहा है मेरे पे। तो यहां पे मैंने बोला कि भैया कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो माइनर नेचर के हैं, कोई उतना बहुत टेक्निकल नहीं है, इतना बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है हो जाता है यार, गलती हो जाती है इंसान से, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। कोर्ट ने बोला कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो माइनर नेचर के होते हैं, इसमें आप कुछ ले दे के सेटल करना चाहो तो कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ये ऑफेंसेस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं कहलाएगी। ये किसी की गाड़ी ठुक गई, आप कह रहे हो यार मैं तेरे को 10,000 रुपए दे देता हूं, तेरी गाड़ी भी बनवा देता हूं, प्लीज डू नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आप मेरे पे केस वेस मत करो, या चलते हुए केस को रोक दो ना, सेटल कर लेते हैं ना। तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो ऑफेंसेस अनकंपाउंडेबल होते हैं, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया भाई, है ना, आपने किसी का किडनैपिंग वगैरह कर दिया, हाफ मर्डर कर दिया, ऐसा कोई बड़ा बड़ा कांड आप कर रहे हो, रेप वगैरह हो गया, है ना, तो यहां पे आप कोई बड़े कांड करते हो और उसके बाद बोलते हो ले पैसे ले, मेरे खिलाफ केस मत करना, मेरे पे कोर्ट में मत जाना, ये बिल्कुल गलत है और ये अनकंपाउंडेबल है, ये कोर्ट के बाहर सेटल नहीं होना चाहिए, इसको सेटल करेगा कोर्ट ही। आपने ऐसा एग्रीमेंट बनाया तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और वॉइड कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं, मतलब कि सर जो बिल्कुल माइनर नेचर के हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट, माइनर चीजों की बात कर रहे हैं, वो वहां पे आप कोर्ट के बाहर सेटल करो या कोर्ट के परमिशन के साथ आप सेटल करो, आपस में म्यूचुअली, कोई आपत्ति की बात नहीं है, ले दे के खत्म कर लो मामला को, कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट भी कहलाता है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई क्राइम अगर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में दे दिया, ये कंपाउंडेबल है कि अनकंपाउंडेबल है, हमको कैसे पता चलेगा, लिखा हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में, साफ साफ दिया रहेगा कि ये जो कंपाउंडेबल, ये ऑफेंस जो हुआ है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि ये अनकंपाउंडेबल ऑफेंस है। डन है सर। तो देखो इसी चीज को यहां पे दिया गया है कि इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, यहां पे एक स्टैट्यूटरी लिस्ट दी है किस चीज की, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस है जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। अगर आपने यहां पे एग्रीमेंट वगैरह किया है कि आपने एग्रीमेंट किया कि हम प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दे रहे हैं उन ऑफेंसेस से रिलेटेड जो कंपाउंडेबल है, भले आपने कोर्ट की परमिशन इसमें ली हो या बिना कोर्ट के परमिशन के आपने यहां पे बाहर ही सेटल कर दिया हो, विथ या विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट एज द केस में बी, इन कंसीडरेशन, भैया कुछ तो मिलेगा ना, मैंने गाड़ी ठोका तो मैंने बोला यार मैं तेरी गाड़ी बनवा देता हूं प्लस 10,000 रुपए एक्स्ट्रा रख ले, मैंने दिया ना, इन कंसीडरेशन, मैं कुछ दे रहा हूं और बोल रहा हूं कोर्ट में मत जाना यार प्लीज ना, सो सॉरी ना यार, इन कंसीडरेशन की अक्यूज जो है वो वादा करता है कि मैं कुछ करूंगा, टू डू समथिंग फॉर द कंप्लेनियंट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होता है। अब आपको मॉड्यूल में समझाया तो नहीं गया है व्हाट इज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, व्हाट इज अनकंपाउंडेबल, बट मैंने आप लोगों के एक्स्ट्रा नोट्स के लिए ये बता दिया है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे कंप्लेनियंट जो होता है वो अक्यूज होता है और वो सेटल करता है मैटर को, है ना, एंड द केस कैन बी विथड्रॉन, हम शांति से भैया बातचीत करके हल निकालेंगे और केस को विथड्रॉ वगैरह कर लेंगे। दिस कैन बी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, हम ये कोर्ट की परमिशन से कर सकते हैं या फिर विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, माइनर ऑफेंसेस है ना। तो ये जो ऑफेंसेस हैं ये लिस्टेड है अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
सीआरपीसी के तहत, एग्जांपल स्लैब किसी को झापड़ लगा दिया, माइनर इंजरी पहुंचा दिया, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। और अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं सर? अनकंपाउंडेबल वो होते हैं जो कैन नॉट बी सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज आपस में इसमें सौदा वगैरह करके सेटल नहीं कर सकती है ना। इवन इफ विक्टिम जो है वो अग्री करता है कि मैं केस कैन नॉट बी विथड्रॉन प्राइवेटली, आपने आपस में प्राइवेटली सोचा कि यार केस विथड्रॉ कर लेते हैं, तू मेरे से 10 लाख रुपए ले ले और मैंने तेरा मर्डर, तेरे भाई का हाफ मर्डर किया था, चलना सेटल करना, नहीं चलेगा, है ना। ओनली द कोर्ट कैन डिसाइड द पनिशमेंट, कोर्ट ही यहां पे पनिशमेंट डिसाइड करती है। ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये सीरियस नेचर के होते हैं, सीरियस क्राइम होता है, एग्जांपल मर्डर, रेप, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर एक्सेट्रा। डन, आया समझ में? तो सर एक एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है हमारे मॉड्यूल में ही कि अगर ए ने अग्री किया कि वो सेल करेगा कुछ लैंड, अपना जमीन बेचेगा ए बी को, क्यों? इन कंसीडरेशन में बेचेगा कि बी बोलता है चल ठीक है मैं तेरे पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करूंगा। ए ने बी को बोला मेरी जमीन रख लो, बदले में मेरे पे केस वगैरह मत करो, और ऐसा केस जो है कौन सा ऑफेंस है? कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ऐसा ऑफेंस है जो कंपाउंडेबल नेचर का है, ये एग्रीमेंट नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। बट अदरवाइज जो है अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता है, वहां पे ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाया जा सकता कि आप मेरा जमीन रख लो और मेरे पे केस मत करना। आया समझ में? डन है। व्हाट इज कंपाउंडेबल, व्हाट इज अनकंपाउंडेबल, व्हाट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, समझ में आया? पूरी तरह से एग्जाम में बना लोगे बढ़िया तरीके से। डन है सर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा बात करने वाला है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी के बारे में। सर ये मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी क्या होता है, समझना इस बात को। देखो बोला गया कि मेंटेनेंस एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे ना एक पर्सन वादा करता है कि मैं मेंटेन करूंगा सूट को जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब कि सर ए और बी ना आपस में बात करके सेटल कर सकते हैं। ए और बी का झगड़ा हो गया है, ए और बी आपस में सेटल करने को रेडी है, लेकिन एक तीसरा आदमी आके बोलता है मिस्टर ए को कि भाई मिस्टर ए, एक्स आता है मिस्टर ए के पास और बोलता है मिस्टर ए आप ना मिस्टर बी के ऊपर केस करो, मैं आपको बोलता हूं आप मिस्टर ए के ऊपर बी के ऊपर केस करो, मैं बैठा हूं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं। ए और बी आपस में जो चीज सेटल कर सकते हैं, भाई तीसरा आदमी आके बोलता है आप ना इसके ऊपर केस कर दो। क्यों केस करो? क्योंकि मुझे ना ये आदमी परेशान होता दिखना चाहिए। वाह, जबरदस्ती का जो चीज आपस में निपट सकती है उसको तुमने प्रोत्साहित कर दिया कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस करवाओ। वाह भैया, तुम्हारा इरादा है सामने वाले को परेशान करने का, इसलिए तुमने इसको प्रोत्साहित कर दिया। बिल्कुल गलत बात है। एज द नेम सजेस्ट, मेंटेनेंस, तुम एक सूट को मेंटेन कर रहे हो जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम आपस में सेटल कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा डील नहीं था, लेकिन तुमने जानबूझ के केस को बचा के रखा है, केस को चलते रहने दे रहे हो क्योंकि भैया कोई तीसरा व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई और इरादा है। समझना बात को। अब यही चीज यहां पे एग्जांपल में भी दी गई है कि जहां पे ए ने ऑफर किया बी को, ए ने बी को बोला कि आप जो है ना 2000 रुपए रख लो, है ना, इफ ही सूज सी, आप एक काम करो मिस्टर सी के ऊपर केस करो, है ना, फॉर अ केस विच दे कुड हैव सेटल्ड म्यूचुअली अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ जस्ट टू अनॉय सी। भैया ए ने बी को 2000 रुपए दिया ये बोल के कि बी भैया आप सी के ऊपर केस करो। क्यों? क्योंकि सी को परेशान करना है। अरे बी और सी आपस में निपट सकते हैं, तू काहे को बीच में आ रहा है और बीच में आके पैसा दे रहा है और बोल रहा है केस करो। ऐसा केस कहलाएगा मेंटेनेंस। क्या कहलाएगा? मेंटेनेंस। अच्छा, है ना, सच एग्रीमेंट इज मेंटेनेंस एग्रीमेंट, और ये इसीलिए बोला गया कि वॉइड एग्रीमेंट होता है। लेकिन एक और केस होता है जिसको बोलते हैं चैम्पर्टी। चैम्पर्टी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पे एक पर्सन अग्री करता है, जैसे कि यहां पे बोला गया ए ने बी को बोला आप केस करो मिस्टर सी के ऊपर, है ना। अब जज साहब आप दोनों के झगड़े में कोई ना कोई फैसला सुनाएंगे, मैं आपको पैसे देता रहूंगा, फंडिंग दे दूंगा, फंड आपको मैं दूंगा, आपने केस किया है मिस्टर सी के ऊपर। अब देखो आप दोनों के झगड़े में जज साहब ने जो भी फैसला सुनाया और जो भी पैसा आपको मिला, सपोज करो 10,000 रुपए आपको मिला, उसमें से एक काम करना मेरे को 70% दे देना एज फीस, 7,000 रुपए मेरा, 3,000 रुपए आपका। वाह जी वाह, वाह बेटे, तूने इसको पैसा दिया, तूने इसको पैसा क्यों दिया? ताकि ये उसके ऊपर केस करे, और तुम दोनों के झगड़े में जो भी जज साहब मिस्टर बी को देंगे उसमें तू आधा पैसा लेना चाहता है, तेरे को कमाई ऐसी करनी है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। तो चैम्पर्टी एक ऐसा केस होता है जहां पे एग्रीमेंट होता है इन विच अ पर्सन अग्री करता है कि वो असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह भी हो सकता है, असिस्ट करेगा अनदर पर्सन को इन लिटिगेशन, मतलब कोर्ट केस में असिस्ट करेगा। बदले में क्या चाहिए मिस्टर ए को? इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस कि वो हैंडओवर करेगा एक पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन। आपने जो ये एक्शन लिया कि मिस्टर बी ने मिस्टर सी पे जो केस किया है, इस एक्शन लेने के तहत आपको जो भी कमाई वमाई आएगी, कोर्ट के द्वारा आपको जो भी कुछ मिलेगा उसमें कुछ हिस्सा मैं लूंगा। ये मिस्टर ए का इरादा है। दिस इज कॉल्ड चैम्पर्टी। आया समझ में? जैसे गिविंग मनी टू फाइट अ केस,
इन रिटर्न हमको बदले में क्या चाहिए, शेयर इन द रिजल्ट चाहिए कि भैया प्रॉपर्टी मिले, मनी मिले, जो भी मिलेगा उसमें मेरे को कुछ हिस्सा चाहिए होगा। एग्जांपल के तहत बोला गया, ए ने एग्री किया कि वो बी को एक्सपेंसेस पे करेगा अगर वो केस करता है मिस्टर सी के ऊपर, और बी ने एग्री किया कि वो जो है ना मिस्टर ए को बदले में क्या देगा, आधा, पे हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सच सूट। मेरे और बी के केस में, मिस्टर बी और सी के फाइट में अगर बी जीतता है और बी को जो कुछ भी मिला, मनी मिला, प्रॉपर्टी मिला, जो भी कुछ मिला, उसका आधा हिस्सा 50% अमाउंट में किसको दे दूंगा, मिस्टर ए को दे दूंगा। ये एग्रीमेंट कहलाएगा चैम्पटी, और ये एग्रीमेंट इसीलिए क्या कहलाता है सर, ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है, बीइंग रीजन ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक, अच्छा मैं तुमको अब एक चीज समझाता हूं कि चैम्पटी ना वैलिड भी होता है, मेंटेनेंस और चैम्पटी बिल्कुल वैलिड भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा एग्रीमेंट वैसे तो वॉइड है, क्यों, क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे ये वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। कब, मैं तुमको सिंपल मीनिंग के लिए पहले यहाँ पे कंक्लूजन बता रहा हूं कि ये जो एग्रीमेंट है कि जहां पे फंड सप्लाई किया जा रहा है बाय वे ऑफ मेंटेनेंस, की मेंटेनेंस में पैसा मिल रहा है, हम असिस्ट कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को कि तुम केस करो, अच्छा, या फिर चैम्पटी के लिए हम केस कर रहे हैं भैया कि जाओ आपको पैसा दे रहे हैं, आप सामने वाले के ऊपर केस करो, ये एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकता है। कंक्लूजन ये है, अगर आपका इरादा इस मदद को करने का ऑनेस्ट है, आपके दिमाग में ऑनेस्टी है, आप एक जेन्युइन क्लेम पे हेल्प कर रहे हो, टू हेल्प अ जेन्युइन एंड क्लेम एंड टर्म्स, जेन्युइन क्लेम एंड टर्म्स आर फेयर एंड रीजनेबल, मतलब कि भैया आपने जो सौदा किया वो बिल्कुल रीजनेबल है। फॉर एन एग्जांपल, ए ने बी को बोला आप मिस्टर सी के ऊपर केस करो, बदले में जो भी मिलेगा ना उसका सिर्फ 10% मुझे दे देना। तो 10% लेना क्या कोई गलत चीज लग रहा है यार? ए बेचारा बी को असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि आप फाइट करो मिस्टर सी से, कोर्ट में जज साहब आपको जो भी कुछ देंगे उसका सिर्फ 10% मुझे दे देना एज मेरी फीस। सर ये तो बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है, कोई गलत चीज तो लग नहीं रही है। हाँ, अगर मैं यहां बोलूं 10% की जगह मैं 90% मांगता हूं तो ये तो सरासर बेईमानी है, सरासर गलत बात है कि मैं आपको असिस्ट कर रहा हूं, आप जीतोगे, 10% आपका, 90% मेरा, तो ये भैया चैम्पटी कहलाएगा। लेकिन सिर्फ 10% अगर लिया तो तब तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सर, ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड कहलाता है। आया समझ में? देखो मैंने कहा कि ये एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स, कि आप फंड सप्लाई कर रहे हो, कैसे, मेंटेनेंस के तहत कर रहे हो या चैम्पटी के तहत कर रहे हो, ये वैलिड होता है। मॉड्यूल में जो लैंग्वेज यूज हुआ है ना वो बहुत टेक्निकल हुआ है ना, ये वैलिड होता है अनलेस अनलेस अनलेस, मतलब कि इन द बिलो केसेस ये इनवैलिड है। अगर आपने भैया, आपके दिमाग में ये अनरीजनेबल है या फिर एज टू अनजस्ट, मतलब अदर पार्टी, हम यहां पे मजा ले रहे हैं भैया, बी के लिए तो ये सरासर नाइंसाफी है ना कि बी ने केस जीता है, बी से 90% आप ले रहे हो और बी को सिर्फ 10% दे रहे हो, तो ये तो बी के लिए बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है ना, तो अनरीजनेबल। अगर ये अनरीजनेबल है कि जिससे जो अनफेयर हो रहा है अदर पार्टी को, तो भैया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल वॉइड कहलाता है। एग्जाम्पल, इफ यू विन आई विल टेक 90% ऑफ द मनी, दिस इज अनफेयर एंड एक्सेसिव, सो द एग्रीमेंट बिकम्स इनवैलिड। मतलब अगर ये रीजनेबल हो तो वैलिड रहेगा, मतलब अगर ये रीजनेबल होता और अनफेयर नहीं होता अदर पार्टी के लिए तो मेंटेनेंस और चैम्पटी का जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट होता। एक और कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है कि भैया अगर आपने इसको मैलिशियस, बदमाशी, बैड इंटेंशन के साथ, अरे ए ने बी को क्यों बोला कि भैया तू मिस्टर सी पे केस कर, मिस्टर सी ताकि परेशान हो जाए। मेंटेनेंस में क्या हो रहा था, मिस्टर सी को परेशान करना था। तेरा दिमाग गलत है, तो वो आदमी गलत है, अच्छा इंसान नहीं है, बैड इरादा, तेरा भैया इरादा बिल्कुल घटिया है कि तू जानबूझ के परेशान करना चाहता है, जो वो आपस में सेटल कर सकते हैं तो उनको परेशान करने के लिए मदद कर रहा है। अगर तेरा दिमाग गलत है, तेरा इरादा गलत है, इट इज मेड बाय मैलिशियस या फिर बैड इंटेंशन मोटिव, लाइक दैट ऑफ द गैम्बलिंग इन लिटिगेशन, कि भैया लिटिगेशन में हम गैम्बल कर रहे हैं, कौन जीतेगा, लेट अस सी, ए जीतेगा कि बी जीतेगा, हम मदद करते हैं जानबूझ के कि मिस्टर बी जीते जाए, है ना, या फिर ऑपरेजिंग या हैरेश कर रहे हैं अदर पार्टी को, हम एनकरेज कर रहे हैं अनराइटेरियस जो है सूट्स, मतलब गलत सूट्स, ऐसा सूट जो हमको पता है कि भैया वो चीज होनी ही नहीं चाहिए, ये चीज मामला कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, स्टिल हम लेके जा रहे हैं, तो भैया यहां पे आप गलत कर रहे हो, है ना। नॉट विद बोनाफाइड ऑब्जेक्ट, आपके इरादा बिल्कुल गुड फेथ का नहीं है, आपका मैलिशियस मोटिव है ना। असिस्ट कर रहे हो आप एक क्लेम के लिए, बिलीव टू बी जस्ट, मतलब कि जेन्युइनली बिलीव टू बी फेयर एंड राइटफुल, मतलब अगर आपने भैया अच्छे इरादे से असिस्ट किया है, गुड फेथ के साथ असिस्ट किया है कि ये जो क्लेम है ना ये हमको कोर्ट के द्वारा लेना बनता है,
इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर आपने जानबूझ के छेड़छाड़ किया है, आपका इरादा गलत है कि भैया आप ऐसा केस फाइल कर रहे हो जो बनता ही नहीं है, उसके बाद भी अगर आप कोर्ट में केस वगैरह कर रहे हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा सर? ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल हमारा चैंपटी और मेंटेनेंस के तहत वॉइड कहलाएगा। मतलब सर शॉर्ट में कंक्लूजन बताने से पहले एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि ए ने फंड दिया बी के केस को और बोला कि भैया हम तो जानते हैं ये जो केस है ये बिल्कुल वीक है, ये जो केस है ना, ए ने बी को फंड दिया और बोला सी के ऊपर केस कर दे। ए ने बी को पैसे दिए और बोला बी को कि भैया सी के ऊपर केस कर दे, तुम दोनों का केस तो बहुत कमजोर है, सी आज नहीं तो कल तो सेटल कर ही देगा, अपनी हार मानेगा ही मानेगा। परेशान होके अपनी हार मानेगा, जब वो पैसे देगा मुझे पैसे दे देना। तो भैया यहां पे आपका इरादा गलत है, अनराइटफुल यस अनराइटेजनियस जो है आप केस कर रहे हो। वी नो कि केस जो है वीक है, बट सी विल गेट टायर्ड एंड पे मनी टू सेटल, देन वी विल शेयर इट। हमको जो भी पैसा मिलेगा सी से हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। ये जो केस है ये इंटेंशनली वीक है, पर्पस क्या है? एक्सट्रैक्ट करना मनी अनफेयरली। ये एग्रीमेंट इसलिए वॉइड कहलाएगा। आया समझ में? तो सिंपल लॉजिक क्या है सर? सिंपल कंक्लूजन आप लोगों का ये होने वाला है कि एग्रीमेंट कि आप फंड सप्लाई कर रहे हो मेंटेनेंस के तहत, चैंपटी के तहत, ये वैलिड होगा अगर आपका इरादा ऑनेस्ट है। भैया जो जेन्युइन क्लेम की बात हो रही है ना, और यहां पे फेयर और रीजनेबल टर्म्स है, तो यहां पे बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मॉड्यूल की लैंग्वेज खतरनाक लिखी हुई है। मॉड्यूल में बोला गया है कि एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस या चैंपटी वैलिड होता है अनलेस ये अनरीजनेबल हो। तो भैया जिसमें अनजस्ट हो रहा है अदर पार्टी के साथ में कि 90% मेरे को दे दे, ये तो बिल्कुल अनफेयर है सामने वाले के साथ, तो ये वैलिड नहीं होगा। या फिर ये भैया मैलिशियस मोटिव के साथ में आया है कि लाइक गैम्बलिंग ऑफ लिटिगेशन, हम लिटिगेशन में गैम्बल कर रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं अदर पार्टी को, एनकरेज कर रहे हैं अनराइटेरियस सूट कि भैया ऐसे सूट जो भैया बिल्कुल आपके हक में नहीं है फिर भी हम उस पर केस कर रहे हैं, है ना, एंड नॉट विद द बोनाफाइड ऑब्जेक्ट। हमारा इरादा गुड फेथ का है ही नहीं, हमारा इरादा फेयर डीलिंग का है ही नहीं, तो भैया यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? हमारा वॉइड हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा नहीं है, इंस्टीट्यूट ज्यादा इन पे वेटेज देता नहीं है ना। इंस्टीट्यूट अच्छे टॉपिक्स जो इजी टॉपिक्स है ना वहां वेटेज देता है, इवन इफ दे आर टेक्निकल। आपको अंडरस्टैंडिंग एक बार रखनी पड़ेगी, लैंग्वेज थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आ जाए तो लिख पाओ, लेकिन इतना टेंशन लेने की इसमें जरूरत है नहीं। हमारा लगभग 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया है सर। बाकी जो है अब इतने इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन अब इतने टेक्निकलिटी खत्म हो गई है। जो हमारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पूरा टॉपिक है ना, इसमें टेक्निकलिटी अब खत्म हो गई है। अब बस जो है वीडियो भी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। सुनना मेरी बात को बस ध्यान से। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। भैया आप जो है ना पब्लिक ऑफिसेस में जानबूझ के ट्रेडिंग वेडिंग का काम मत करो कि भैया ये बोलते हुए भाई अपनी कुर्सी खाली करो, आप अपनी कुर्सी खाली करो ताकि मैं मेरे आदमी को वहां पे अपॉइंट करा सकूं। ऐसा एग्रीमेंट बनाना बिल्कुल वॉइड है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के तहत बोला जा रहा है कि एक एग्रीमेंट बनाया गया जहां पे आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो, मतलब ट्रेड कर रहे हो किसमें? पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस का मतलब होता है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है। सरकारी ऑफिसेस के लिए तुम तो देखे ही हो कितना मारामारी है, सरकारी नौकरी के लिए कितना मारामारी है तुम तो जानते ही हो। अगर सरकारी नौकरी देने के लिए मैंने कोई ब्राइब दिया, कोई रिश्वत दिया, तो इन दैट केस ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, है ना। या फिर कोई ऐसी चीज जहां पे दूसरों का इंटरेस्ट है, अच्छा, इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज ये इंटरफेयर करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन जो बेस्ट क्वालिफाइड है फॉर द सर्विस ऑफ द पब्लिक। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारी एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, आपको याद है? ये दोनों अमीर लोग हैं, है ना, ये दोनों को पता है कि इनको स्कूल में एक एडमिशन चाहिए था, इनकी बेटी थी। अब भैया इनको अपनी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में चाहिए, तो वो स्कूल की पॉलिसी थी कि भैया हम जो है ना सीट्स फुल होने के बाद कुछ रिजर्व सीट्स रखते हैं गरीबों के लिए, गरीबों के लिए कुछ सीट्स हमारे रिजर्व है। ये दोनों जानबूझ के गरीब बनते हैं, एक्टिंग करते हैं ताकि इनकी बेटी को भैया उस स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो यहां पे बोला गया कि यहां पे इनकी बेटी का एडमिशन लेना मतलब किसी और गरीब जो एलिजिबल गरीब था एक्चुअल में जिसको एडमिशन मिल सकता था उसकी सीट इन्होंने खा गई ना। एक्चुअल में कोई गरीब होता जिसकी बेटी को एडमिशन मिल सकता था, वो इनके गरीब बनने की एक्टिंग के चक्कर में वो सीट गई। तो बस यही बोला जा रहा है यहां पे कि जो बेस्ट सूटेबल होता है ना अपॉइंटमेंट के लिए, जो बेस्ट क्वालिफाइड होता है सर्विस के लिए फॉर द पब्लिक, वो भैया अपॉइंट नहीं हो पाता क्योंकि तुमने यहां पे ब्राइवरी दे दिया, तुमने यहां पे गलत एग्रीमेंट किया, वॉइड एग्रीमेंट किया, है ना। तो पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर करता है कि देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन, कोई पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस जहां पे पब्लिक इंटरेस्टेड है। ऐसे ऑफिसेस में जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट है वहां पे आपको भैया पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए, ये हमारा इस पॉइंट कहता है। फिर बोला गया दो ऐसे केसेस है एग्जांपल के तहत बताया जा रहा है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट जो वॉइड है, जिनको स्पेसिफिकली बोला गया कि भाई ये तो वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। जैसे कि
बोला गया कि भाई एक आदमी आता है, एग्रीमेंट करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा टू अ पब्लिक सर्वेंट को इन ऑर्डर टू इंड्यूस, हम उसको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि आप रिटायर हो जाओ अपने ऑफिस से, सो दैट कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह पे आके मे सिक्योर द अपॉइंटमेंट इज वैलिड, वॉइड इज वॉइड, है ना। तो सर अगर मैंने बोला कि मैं किसी सरकारी विभाग में जाके बोलता हूं भैया आप रिटायरमेंट ले लो, आपकी कुर्सी खाली करो, मेरा आदमी आएगा वहां पे उसको बैठाएंगे, नया अपॉइंटमेंट होगा, आप कट लो, आप रिटायरमेंट ले लो, तो भैया ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसर्स एंड टाइटल्स कर रहे हो। इसी प्रकार बोला गया कि एक एग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन, भैया बड़े बड़े जो बहुत सम्मानित अवार्ड्स होते हैं लाइक पद्म विभूषण वगैरह, जिसको हम देते हैं भैया बहुत ही जो है ना श्रेष्ठ काम अगर कोई कर रहा है अपने जीवन में, तो हम उसको एग्रीमेंट दे रहे हैं और आप यहां पैसे दे रहे हो कि मेरे को पद्म भूषण दे दो, पद्म विभूषण दे दो, पैसा ले लो मुझसे, ऐसा एग्रीमेंट करना क्या कहलाएगा सर? वॉइड कहलाएगा। एक और एग्जांपल है, देखो जैसे कि बोला गया हरीश ने 15,000 रुपए दिए एक ऑफिसर को, बोला कि मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दो। कहां पे नौकरी दिलवा दो? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब सरकारी विभाग में डिपार्टमेंट दिला दो। अब 15,000 रुपए देने के बाद ऑफिसर भाग गया, क्या आप उस पे कोर्ट में केस करके पैसा वापस ले सकते हो? ना जी ना। तो ऑन फेलियर बाय द ऑफिसर ही कुड नॉट रिकवर द अमाउंट, हम उससे पैसा नहीं ले सकते। एज सच कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसर्स विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आप उससे पैसा लीगली वसूल नहीं कर सकते हो। राइट सर, खत्म। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा पॉइंट बात करता है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। अगर ए और बी ने मिलकर भैया साठ गांठ कर लिया कि हम ही माल बेचते हैं, हमारे अलावा कोई और माल बेच नहीं सकता, जो रेट हमने तय कर दिया उतना ही माल में मार्केट में जाएगा, जो जितना मैंने सप्लाई डिसाइड किया उतना ही मार्केट में जाएगा, बिल्कुल सरासर गलत बात है। मोनोपोली जो है वो सरकार प्रोत्साहित नहीं करती। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि एग्रीमेंट जहां पे ऑब्जेक्ट क्या है कि भैया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, हेंस ये वॉइड है। इसी तरह बोला गया कि XYZ और ABC ओनली मैन्युफैक्चरर थे ऑक्सीजन सिलेंडर के वेस्ट बंगाल में, जो कैलकाटा दीदी का शहर है वहां भैया वेस्ट बंगाल में बोला गया कि XYZ और ABC ने आपस में साठ गांठ कर ली कि देख भाई हम ही लोग ऑक्सीजन के सप्लायर हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग सप्लाई करेंगे एट अ वेरी हाई रेट और एंजॉय करेंगे मोनोपोली का रेट। वो भी कब? इंसानियत की भी कोई चीज है यार। कोविड के पीरियड में तुम लोगों ने जानबूझ के रेट बढ़ा रहे हो ताकि भैया लोगों को माल तो चाहिए, हमसे खरीदना ही पड़ेगा, मोनोपोली बना रहे हो यहाँ पे तुम, है ना। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोलीज क्रिएट हो रही है और मोनोपोलीज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। अच्छा, फिर आता है सर एक मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स वाला, जहां पे एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैं आपको बदले में वाइफ लाके दूंगा। वाह, ये कौन सी हरकत हुई? ये ऐसा भी कोई एग्रीमेंट होता है? हाँ, दुनिया में अलग अलग लोगों की कमी नहीं है भाई, वैरायटीज है, एक से किससे होते हैं। तो एक एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, ए और बी की मैं शादी करवा देता हूं, मेरे को आप ना बदले में 10 लाख रुपए दे दो। अरे भैया तू लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है पैसे लेके। अब अगर तूने किसी को कन्विंस किया कि आप इससे शादी कर लो, क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। आपके दिमाग में आपको इन दोनों की शादी क्यों करानी है? क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। तो भैया आप दो लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए ऐसा एग्रीमेंट को बोला गया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। आप दोनों को मिलवा रहे हो अपने रिवॉर्ड के लिए, ये कहलाएगा मैरिज का ब्रोकरेज करना, है ना। और ये वॉइड कहलाएगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के तहत। फॉर इंस्टेंस एग्रीमेंट टू पे मनी, है ना, पैसा देना है टू अ पर्सन हायर्ड, हमने किसी को हायर किया और बोला कि भैया मेरे को एक वाइफ दिलवा दो, ऐसा एग्रीमेंट करना बिल्कुल वॉइड कहलाएगा। तो सर यहां पे एक सवाल आता है कि हमारा जो शादी.com है, जीवनसाथी.com है, जितने भी तरह तरह प्रकार के मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है, ये लोग जो करते हैं ये वैलिड कैसे हो गया? सर देखा जाए तो ये लोग, आप जाओगे ऐप में, अभी आपकी उम्र नहीं है वैसे, जब वक्त आएगा तब देख लेना कि शादी.com, जीवन साथी में जब भी आप प्रोफाइल बनाओगे आपसे ये लोग कुछ पैसे वैसे लेंगे। पैसे लेने के बाद में आपको बोलेंगे कि भैया हम आपको फलाने लड़की का, फलाने लड़के का बायोडाटा दे देंगे, अब आप जानो, आपका काम जानो। हम आपको सिर्फ डेटा शेयर करेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम आपको इंफॉर्मेशन का पैसा ले रहे हैं, हम शादी नहीं करवाते, हम आपको जानकारी देते हैं, बाकी तुम लोग खुद बातचीत करो और देख लो भैया। मैरिज ब्यूरो ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। हमारा काम नेगोशिएट करने का नहीं है रिवॉर्ड के लिए, देयरफॉर हम यहां पे कवर नहीं होते। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है सर आप सभी के सामने आएगा, जहां पे आप जस्टिस के साथ खेल रहे हो। एक पॉइंट हमने देखा सर, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, आप जस्टिस को रोक रहे हो, आप कंप्लीटली स्टॉप कर रहे हो। यहां पे आप क्या कर रहे हो? रोक नहीं रहे हो, आप खेल रहे हो कि विटनेस को पैसा दे दिया, ए भाई विटनेस कोर्ट में हाजिर मत होना, चल निकल,
आपने जज साहब को पैसा दे दिया, आपने जज को बोला ओ जज मेरी तरफ मेरी फेवर में आप जो है ना जजमेंट दे देना, ऐसा एग्रीमेंट करना बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगा और वॉइड कहलाएगा। आप जस्टिस, कानून भले अंधा हो लेकिन भैया जस्टिस के साथ खेलना अलाउड नहीं है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के तहत ये वॉइड बन जाएगा। आपने भैया लॉ मेकिंग बॉडी जो है, जो लोग लॉ बनाते हैं, आपने बोला उनको कि मैं थोड़े पैसे वैसे दे रहा हूं, आप लोग जो है ना लॉ मेरे फेवर में पास कर दो। आप लोग एक काम करो, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना बैंड है, मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूं, चाइना से इंपोर्ट बैन हटा दो, लॉ पास कर दो, इंपोर्ट हट गया। भैया तुम जस्टिस के साथ खेल रहे हो। ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं ना, ये बिल्कुल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जहां पे आप इंटरफेयर खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, है ना। एग्रीमेंट जहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंड्यूस करना, मतलब मनाना, फुसलाना, बहलाना किसी भी जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट को। जुडिशियल ऑफिसर मतलब हो गया हमारा जज साहब, कि आप मेरे फेवर में काम करो, पार्शियली या फिर करप्टली काम करो, ये वॉइड कहलाएगा, है ना। सो ऑल्सो एन एग्रीमेंट जहां पे ए ने बी को रिवॉर्ड दिया, ये इरादे से, इंटेंडेड, बी हु इज एन इंटेंडेड विटनेस, सबूत है, बी गवाह है, गवाह, गवाह को आपने पैसे दिए, है ना। इन अ सूट अगेंस्ट ए, ए के खिलाफ केस हो रखा है, ए ने बी को गवाह को भैया पैसे दिए इन कंसिडरेशन की, बी को बोला तू एब्सेंट हो जा, एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रायल, कोर्ट के ट्रायल से तू एब्सेंट हो जा, इसीलिए मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं। ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता। फिर बोला गया इन द सेम रीजन, फॉर द सेम रीजन, एग्रीमेंट जहां पे कंटेम्पलेट हो रहा है द यूज ऑफ अंडरहैंड मींस, मतलब कि अंडरहैंड मींस का मतलब होता है सीक्रेट, आप एक सीक्रेटली यूज कर रहे हो एक मींस का, टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन, मतलब कि जो अफेक्ट करता है लॉ मेकिंग प्रोसेस को, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। जहां पे आपको मीनिंग का मतलब थोड़ा नहीं समझ आता है, वहां पे मेरे ब्रैकेट्स हमेशा दिए होते हैं नोट्स में, आप उन नोट्स के ब्रैकेट को अगर अपनी बुक में लिख लोगे बहुत अच्छा होगा, कभी दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ब्रैकेट्स आपको अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बना देंगे, सिखा देंगे कि खुद कैसे पढ़ना है और खुद कैसे सीखना है, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो सेल्फ स्टडी ही है। कितना ही वीडियो देख लो, पास तो आप सेल्फ स्टडी से होने वाले हो। बढ़िया सर, तो सिंपल मीनिंग देखो, जहां पे कॉम्प्लिकेटेड शब्द है वहां पे मैं आपको सिंपल मीनिंग भी देता हूं कि एनी एग्रीमेंट टू यूज अनफेयर या फिर सीक्रेट मेथड्स, कि भैया लाइक ब्राइबरी वगैरह कर रहे हो, कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कैसे लॉज बनाए जाते हैं, ये वॉइड होता है। एग्जांपल, कुछ पैसे ले लो और मेरे फेवर में लॉ पास कर दो, ऐसा एग्रीमेंट जस्टिस के साथ खेलना कहलाएगा और इसीलिए ये वॉइड कहलाएगा। बढ़िया। इसके बाद आता है सर एक पॉइंट, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, कि आपका जो काम है आप अपना काम करो, आप उसमें अपना इंटरेस्ट क्यों जगा रहे हो। मतलब सर इंटरेस्ट जगाने का मतलब होता है कि जो काम आपको दिया गया है आप उसको बेहिसाब तरीके से करो, आप उसको जो है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपके कोई हित में नहीं, आप अपनी सैलरी रेम्यूनरेशन वगैरह लो और अपना काम करो। आप अगर कोई पीछे से पैसा ले रहे हो तो भैया ये एग्रीमेंट करना बिल्कुल वॉइड हो जाएगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल के तहत समझाया गया है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल, जहां पे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाता है क्योंकि यहां पे आपने इंटरेस्ट, अपना पर्सनल बेनिफिट अपना रेस कर लिया अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन, आपने अपनी ड्यूटी निभाने में अपना पर्सनल फायदा जहां देखा, वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। एग्जांपल के तहत देखो, बोला गया एक एग्रीमेंट करना एजेंट के द्वारा, एजेंट ने क्या किया, पैसा रिसीव किया, टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल का कंसेंट, बिना अपने, अरे भैया प्रिंसिपल और एजेंट का फिड्यूशरी नेचर का रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता होता है। एजेंट ने अपना पैसा किसी और इंसान से रिसीव किया बिना अपने मालिक से पूछे, विदाउट द प्रिंसिपल का कंसेंट, एजेंट ने कॉम्पेंसेशन रिसीव किया अनदर पर्सन से फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी, ये इनवैलिड है। क्यों? तो क्यों लेगा पैसे? जब तूने काम मिस्टर एक्स के लिए किया है तो मिस्टर वाई से पैसे ले रहा है, मतलब मिस्टर वाई और तेरे बीच में कुछ तो सांठगांठ हुई है ना। भैया तूने काम किया मिस्टर एक्स के लिए, तेरे काम का पैसा मिस्टर एक्स, मिस्टर प्रिंसिपल देगा। एक तो बिना मिस्टर प्रिंसिपल से पूछे तूने मिस्टर वाई, थर्ड पार्टी से पैसा एक्सेप्ट किया, मतलब तेरे और उनके बीच में कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो रहा होगा ना। दैट इज कॉल्ड भैया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक और एग्जांपल है कि ए हु इज द मैनेजर ऑफ अ फर्म, कि भैया फर्म का एक मैनेजर है, उसका काम है चिट्ठी निकालना और भैया जिसका नाम निकले उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देना, उसको टेंडर दे देना। अब मैनेजर अलग से पैसे ले रहा है कि मैं सारी चिट्ठियों में आप ही का नाम लिख दूंगा, जो भी चिट्ठी निकलेगी आप ही का नाम निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो आप ही को मिलेगा। तो भैया ए हु इज द मैनेजर ऑफ अ फर्म, वो अग्री करता है कि मैं पास करूंगा कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स। अगर एक्स पे करता है ए को 2 लाख रुपए प्राइवेटली, ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाएगा सर? वॉइड कहलाएगा। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो बात करने वाला है कंसिडरेशन, जो अनलॉफुल होता है पार्ट में। इस चीज को समझाता हूं मैं। मॉड्यूल की लैंग्वेज बहुत भयानक लिखी है, इसको तोड़ के समझाऊंगा मैं तुमको। मैंने ना तुमको दिया, मैंने तुमको 10,000 रुपए दिए, साथ साथ में मैंने आपको बोला कि भैया मेरे को 10,000 रुपए के बदले ना आप 2 काम करके दो। एक तो भैया मेरा घर पेंट कर दो
और दूसरा मेरे को स्मगल गोल्ड लाके दो, गोल्ड मेरे को ना जो चोरी किया हुआ गोल्ड है ना, स्मगलिंग किया हुआ गोल्ड है ना, वो गोल्ड लाके दो और मेरा घर पेंट कर दो। मैं आपको दे कितना रहा हूं, 10,000 रुपए। मतलब सिंगल कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न, जो दे रहा हूं वो एक ही है, लेकिन ले क्या रहा हूं, दो चीजें। मैं आपसे ले रहा हूं भैया, एक तो घर पेंट करवा रहा हूं, दूसरा मैं आपसे स्मगल्ड गोल्ड भी ले रहा हूं। मैं आपसे दो चीजें ले रहा हूं, लेकिन दे में एक ही चीज रहा हूं, 10,000 रुपए के बदले दो चीजें मिल रही है। तो बोला गया अगर आप कुछ एक चीज दे रहे हो, बदले में दो चीज ले रहे हो, और उन दो चीजों में कुछ भी चीज इलीगल हुई ना, तो भैया पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर मैंने आपको 10,000 रुपए दिया होता और बोला होता पेंट कर दो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मैंने आपको 10,000 दिए, बदले में पेंट करवाया, साथ में स्मगलिंग का गोल्ड भी मंगवाया, दो चीजें जिसमें से एक चीज अनलॉफुल है, इलीगल है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एज ए होल वॉइड कहलाएगा। तो बस ऐसा ही बोला गया। अच्छा, इसी का दूसरा एग्जांपल ले लो। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको जो है ना दो तीन चीजें दी। मैंने आपको बोला कि आप मेरा घर पेंट कर दो, पेंट के बदले मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा प्लस स्मगल्ड गोल्ड दूंगा। मतलब कंसीडरेशन एक से ज्यादा है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है। ऑब्जेक्ट है सिर्फ पेंट करवाना, बदले में जो चीज मिल रही है वो 10,000 रुपए भी है, साथ में स्मगल्ड गोल्ड भी है। तो भैया अगर कोई भी चीज इनलीगल हुई तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर मैं अलग अलग कर सकता हूं ट्रांजैक्शन को तो वैलिड, अलग नहीं कर सकता तो वॉइड। एग्जांपल के तहत समझाऊंगा, सुनना मेरी बात को। पहले बोला गया यहां पे सेक्शन 24 से बात हो रही है, सेक्शन 23 से हमने अभी तक चर्चा की। 24 क्या बोलता है? 24 बोलता है इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसीडरेशन, आप कोई एक चीज दे रहे हो। फॉर एन एग्जांपल देखो, ए ने बी को 10,000 रुपए दिया फॉर डूइंग सम लीगल वर्क, जैसे कि घर को पेंट करना लीगल वर्क है, एंड सम इलीगल वर्क, कि भैया मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, 10,000 के बदले में आपको मुझे मेरा घर पेंट करके देना है, प्लस स्मगलिंग का गोल्ड भी लाके देना है। तो यहां पे वन ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, इसीलिए द एंटायर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब सेंटेंस पढ़ना कि जहां पे आपने एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसीडरेशन, 10,000 रुपए सिंगल कंसीडरेशन है, फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, पेंट करना प्लस स्मगलिंग का गोल्ड लाके देना, वन और मोर ऑब्जेक्ट, ये अनलॉफुल है। एग्रीमेंट क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा। इसी के तहत दूसरा एग्जांपल देखो, जहां पे ए ने बी को 10,000 रुपए दिया प्लस साथ साथ में स्मगलिंग का गुड्स लाने में हेल्प किया, बदले में क्या ले रहा है? कार ले रहा है। इन रिटर्न फॉर अ कार, मतलब मेरे को मिल क्या रहा है? बदले में कार मिल रहा है। मैं दे क्या रहा हूं? 10,000 रुपए दे रहा हूं, प्लस मैं उसको स्मगलिंग में भैया हेल्प कर रहा हूं। मैं दो चीजें दे रहा हूं, है ना, वन कंसीडरेशन। मैं जो दो चीज दे रहा हूं उसमें से एक चीज इलीगल है, हेंस होल एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ वन ऑफ द सेवरल मल्टीपल कंसीडरेशन, 10,000 रुपए दे रहा हूं प्लस स्मगलिंग का गोल्ड दे रहा हूं, एक या एक से ज्यादा चीज दे रहा हूं, है ना, और उसमें कोई भी चीज अगर इलीगल है, फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे को कार चाहिए। अगर ये अनलॉफुल है, एग्रीमेंट एंटायरली वॉइड हो जाएगा। मॉड्यूल की भाषा किस प्रकार से लिखी गई है, मॉड्यूल में किस प्रकार से टर्म्स का उपयोग हुआ है, ये एक बार देख लेते हैं सर, है ना। ये यहां पे देखो क्या बोला गया है मॉड्यूल में, आपको मिलेगा सेक्शन 24 के तहत बोला गया इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसीडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, या फिर एनी वन और एनी पार्ट ऑफ वन और मोर सेवरल कंसीडरेशन, आप सेवरल कंसीडरेशन दे रहे हो फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, या फिर आप सिंगल कंसीडरेशन दे रहे हो फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ये एग्रीमेंट अनलॉफुल हुआ तो भैया एंटायर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सिंपल मीनिंग है इफ एनी पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन या फिर एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका जो कंसीडरेशन है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी पार्ट अगर अनलॉफुल हुआ तो होल एग्रीमेंट क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा। सिर्फ ये लाइन को समझाने के लिए मुझे पूरा भैया अलग अलग तोड़ के आपको एग्जांपल के साथ समझाना पड़ा। बढ़िया सर। इसी के साथ बोला गया कि सेक्शन 23 और 24 साथ साथ चल रहे हैं। जैसे कि बोला गया दिस सेक्शन इज ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरल प्रोविजन। 23 जो है जनरल प्रोविजन है, 24 जो है नेचुरली फॉलो करता है 23 को। जैसे कि 23 बोलता है कि ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन अगर अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, और 24 बोलता है कि एनी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अगर अनलॉफुल है तो होल एग्रीमेंट इज वॉइड। 23, 24 दोनों बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन 23 जनरल बात कर रहा है, 24 से स्पेसिफिक बात कर रहा है कि एनी पार्ट यहां पे बात कर रहा है ना। इसी के साथ बोला गया कि अगर देयर इज, हम मानेंगे कि कोई लॉफुल कंसीडरेशन है ही नहीं, देयर इज नो प्रॉमिस, हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं कोई लॉफुल कंसीडरेशन का। इफ एनीथिंग, कोई भी चीज है, एनीथिंग इलीगल इन अ कंसीडरेशन मस्ट बी टेकन एज अ होल।
अगर कोई भी इलीगल चीज जा रही है कंसीडरेशन में तो उसको पूरे को साथ में लेना और पूरे का भैया एग्रीमेंट एक साथ ट्रीटमेंट होगा। जनरल रूल ये कहता है कि जहां पे लीगल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग कर सकते हैं कैन बी सेपरेटेड या फिर सर्व्ड फ्रॉम द इलीगल पार्ट, लीगल और इलीगल पार्ट को अलग किया जा सकता है। तो बैड पार्ट यानी कि इलीगल पार्ट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं और गुड पार्ट यानी कि हम उसको रिटेन कर सकते हैं। बट जहां पे इलीगल पार्ट को अलग नहीं किया जा सकता वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 रुपए दूंगा पेंटिंग का, 5,000 रुपए दूंगा स्मगलिंग का, अलग अलग किया जा सकता है तो पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन कंबाइंड मैंने बोला 5,000 दूंगा पेंटिंग और स्मगलिंग दोनों का मिला के तेरे को 5,000 दूंगा, ऐसा एग्रीमेंट क्या हो गया सर? ये एग्रीमेंट जुड़ा हुआ एग्रीमेंट हो गया, अलग नहीं हो सकता, इसलिए टेकन एज ए होल और वॉइड कहलाएगा। इसी के साथ हमारे 9 के 9 पॉइंट्स यहां पे कंप्लीट हो गए सर। इन पॉइंट्स को याद करने के लिए आपके पास मेमोरी कैप्सूल है जिसका नाम है मैक आईआईटीएंस को ही मिलता है, और ये बिल्कुल गलत बात है। जो चीज गलत है वो है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और मैक, यानी कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा मैक आईओएस होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जानते हो आप, लैपटॉप, तो भैया मैक जो होता है सिर्फ आईआईटीएंस को ही मिलता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना भाई, हम भी मेहनत करते हैं, हमको भी मैक दो। तो यहां पे अब आपको कैसे याद करना है, एम से हो गया मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, एक और एम है जिसका नाम है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, 2 एम हो गया। अब आईआईटीएंस पे चलते हैं सर। आई से हो गया हमारा इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरफेरेंस अगेंस्ट इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। फिर टी में आता है हमारा ट्रेडिंग विद द एनिमी, है ना। फिर टी में आता है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, मैक आईआईटीएंस। फिर एक हो गया हमारा ए कहां गया भाई, ए रहा, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। और एक हो गया लास्ट में हमारा कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स। कभी भी मेमोरी कैप्सूल बनाओ तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ जरूर जोड़ देना, वरना एग्जाम में मेमोरी कैप्सूल याद आएगा लेकिन अंदर के पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, या तो फिर किस चीज का मेमोरी कैप्सूल था वो एग्जाम में याद नहीं आएगा। डन है सर। मैक आईआईटीएंस को ही मिलता है, ये बिल्कुल गलत बात है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, ना सिर्फ समझाना बल्कि रिवीजन भी करना। तो आपको इसमें आपको अगर डाउट होगा तो समझ में भी आ गया होगा, प्लस आप लोगों को इसका रिवीजन भी साथ साथ में मिल गया होगा। अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर बताना, नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, है ना, हेल्पफुल रहा नहीं रहा। बाकी आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, क्यूआर कोड को भैया स्कैन करोगे पहुंच जाओगे, और जो है या फिर आप संचय बैच वगैरह सर्च करो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर आज के लिए बस इतना ही। बाकी कुछ डोजेस और बाकी है वो जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना, और वो डोजेस को ग्रैब करो सर, एग्जाम बढ़िया दे के आओ, बढ़िया एग्जाम फोड़ के आओ। बहुत आप लोगों के पेरेंट्स की उम्मीदें हैं आप सभी से, अभी मस्ती मजाक का टाइम बिल्कुल नहीं है, पूरा सीरियसली एग्जाम पे फोकस करो, एग्जाम अच्छा निकालो, फिर आराम से रिलैक्स। सीए इंटर जब तक रिजल्ट नहीं आता भैया फाउंडेशन का 40 दिन का गैप है, मजे ही मजे, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सारी चीजों को अवॉइड करके ओनली घोड़े के, देखो ना घोड़े का इधर दोनों जगह पे लगा देते हैं कि घोड़ा भैया अपना फोकस बना के रखे, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। बस अभी भैया आप लोगों को उसी प्रकार से पढ़ाई करना है, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, कंप्लीट स्टडीज, बाकी सब मस्ती मजाक बाद में। ठीक, बाकी मैं तो हूं ही सर, कभी भी जरूरत लगे अवेलेबल हूं, हाँ बता देना, पूछ लेना, बात कर लेना। ठीक है, चलिए सर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।